अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पॉइंट्स हैं, कैसे उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बेस पर हम जो प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव करते हैं, क्या मतलब सर, मान लो ये एक बड़ा सा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब आपको ये बात पता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ऐसे मूव करते करते कभी ना कभी ये वॉल से टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाके ऐसे टकराएंगे। जब टकराएंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो उस प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे उस प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सिमिलरली जो गैसेस की आरएमएस स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अक्सर सुना होगा आपने, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, वो सब चीज़ देखेंगे। और साथ ही साथ हमेशा की तरह जो माजी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास पेपर्स में, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हों, इंजीनियरिंग टेस्ट के लेवल पे हों, मेडिकल टेस्ट के लेवल पे हों, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है मेरे बच्चे, शुरू करते हैं। देखो भैया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या इसको हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहते हैं। ये है क्या बेसिकली, ऐसे समझ लो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो गैस की प्रॉपर्टीज को कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करते हैं, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। सर क्या मतलब, आपने गैस के प्रेशर के बारे में पढ़ा, गैस के टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, गैस लॉज में गैस के वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के बारे में पढ़ा। इन प्रॉपर्टीज को, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इनसे आपस में रिलेट करने वाले फ्रेमवर्क, चार्टर, थ्योरी का नाम आपके पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है मेरे बच्चे, चलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पहले मैं आपके सामने सारे के सारे पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पॉइंट्स है ना वो मेंशन किए हैं। ठीक है, बारी बारी पढ़ते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा और फिर उसी की बेसिस के ऊपर हम प्रेशर की डेरिवेशन अपनी कर रहे होंगे। ठीक है भैया, चलो सुनते चलो। पहला पॉइंट कहते हैं साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। कहते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, भाई आपको पता है ना, जितना भी आपका मैटर है वो एटम से मिलके बना है। तो ये कहते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स है ना, बहुत चुन्ने 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 से हैं, यानी कि उनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है। बेसिकली होता क्या है, हम गैसेस के बारे में ऐसी बात क्यों कहते हैं, आगे ये भी लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि गैस के पार्टिकल का साइज ना होने के बराबर है। ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आपको ये बात पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे वीक किसके अंदर होती हैं, गैस के अंदर होती हैं। तो गैस के अंदर एक पार्टिकल यहां है तो दूसरा उससे इतना दूर है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो जो उसका अपना साइज है ना, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, उसको हम कहते हैं ना होने के बराबर है। तो पहला पॉइंट आपको क्या दिया गया है, पहला पॉइंट आपको ये दिया गया कि आपके पास जो साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो होता क्या है मेरे बच्चे, होता यह है कि आप ये मान के चलते हो कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, आगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। भाई एक बात समझो जरा, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी जगह पे बैठूंगा तो जितना स्पेस में ऑक्यूपाइड करूंगा उसे कहेंगे हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बिलाल। अब गैस का मॉलिक्यूल चूंकि बहुत छोटा सा है, बिल्कुल चुन्ना सा है, ना होने के बराबर है, तो वो जो जगह ऑक्यूपाई करेगा वो भी कैसी होगी, ना होने के बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि आपने ये पहले पॉइंट से ड्राइव हुआ है ना। आपने जब पहला पॉइंट मान लिया तो फिर दूसरा पॉइंट भी ऑटोमेटिक हो गया कि साइज ऑफ गैस पार्टिकल अगर नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल है वो भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर।
अगला पॉइंट कहता है डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स इन अ कंटेनर। ये वाला पॉइंट समझ लेना जरा, बहुत सारे बच्चे ने इसका रट्टा मार लेते हैं, मतलब नहीं पता होता। मतलब सुन लो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट बेसिकली ये कह रहा है कि आपने, और मजेदार बात ये कि ये भी जो ड्राइव हुआ है ना, वो ड्राइव पहले पॉइंट से ही हुआ है, ठीक है, कि आपने ये माना कि जो गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का पार्टिकल है, वो बहुत चुन्नस है। जब वो बहुत चुन्नस है तो इसका मतलब उसका मास भी ना होने के बराबर होगा। तो आप ये मान के चल रहे हो कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। खुद सोचो, अगर मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, और ये ऐसे आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसके ऊपर गैस इस चुनने वाले पार्टिकल के ऊपर अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती तो ये आगे स्ट्रेट लाइन में चलने के बजाय ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे आता, जैसे आपकी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है। और होता क्या कि भाई इनफैक्ट यहां पर अगर कोई यहां पे गैस का पार्टिकल होता, वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होता, तो वो भी ऐसे जाके ऐसे नीचे की तरफ आता। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट का फील लेना जरा। यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रही है, तो आप किसी कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स रखते, वो सारे के सारे ज्यादातर कहां पे आते? बॉटम पे आते, ग्रेविटी की वजह से नीचे आते। तो होता क्या कि नीचे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते और ऊपर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते। और डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इधर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती, इधर की डेंसिटी कम हो जाती। डेंसिटी यहां की लेस, यहां की ज्यादा, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन आपने क्या माना कि डेंसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स इन द कंटेनर। इसका मतलब अगर आप यहां पर 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम लो और यहां पर 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम लो, तो आप ये मान के चल रहे हो कि ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल चुनने से हैं, तो ना होने के बराबर है उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट। तो जितने मॉलिक्यूल्स इस 1 मीटर क्यूब के सेक्शन में हैं, उतने ही यहां हैं, उतने ही यहां हैं, उतने ही यहां, उतने ही हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐसे एक्ट नहीं कर रही हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट इन द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंटेनर। ठीक हो गया सर, समझ में आ गया। फिर आपको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या मतलब सर? भाई न्यूटन के कानून पढ़े थे ना, कि जब कोई दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। पढ़ा था ना, फोर्स किसी बॉडी पे लगे तो वो एक्सेलरेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड रिजल्टेंट फोर्स। वही सारे के सारे न्यूटन के लॉज ये पार्टिकल्स भी ओबे करते हैं। यानी कि आगे चल के, सुनना गौर से, आगे चल के अगर मैं आपको कहूं कि एक मॉलिक्यूल दौड़ा दौड़ा गया, जाके वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा गया और उसने वॉल ऑफ द कंटेनर पर फोर्स अप्लाई करी, और जवाब में कंटेनर ने उस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, तो आपने हैरान और परेशान नहीं होना कि सर आप क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम काइनेटिक थ्योरी में ये बात पढ़ चुके कि मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिर हमने एक और पॉइंट माना कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। सर अभी तो आपने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, लेकिन होती तो है ना बच्चे। होता क्या है कि सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, उसके मुकाबले में गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस इतनी कम है कि आसानी के लिए, अपनी मैथ्स को आसान रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल इतना दूर दूर होते हैं एक दूसरे से कि हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही। लेकिन सर एक्ट तो करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो सर फिर तो हम गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, गलत नहीं पढ़ रहे। देखो क्लास 12 के लेवल के ऊपर आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें कुछ अजम्पशंस लेके पढ़ाई जाती हैं ताकि मैथ सिंपल और आसान रहे। जैसे जब आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, आपने ये मान के पढ़ा था प्रोजेक्टाइल कि ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। अब बताओ कौन सी ऐसी जगह है कि जहां ग्रेविटी का वैल्यू चेंज नहीं होता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज नहीं होता, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता। हालांकि आपको ये बात पता है कि जी का वैल्यू चेंज होता है, हाइट पे जाएंगे तो कुछ और होगा, डेप्थ में जाएंगे तो कुछ और होगा। फिर आपने ये मान के चला था कि अर्थ रोटेट नहीं करती, जबकि अर्थ भी रोटेट करती है। आपने मान के चला था कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। रीजन इज सिंपल कि आपकी मैथ्स आसान रहे, क्लास 12 या हाई स्कूल के लेवल की रहे, बस और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये आसान चीज है। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, आपने बोला ठीक है सर, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं है दरम्यान में।
आगे कहते हैं मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। सर मॉलिक्यूल्स मूव क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। वो जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से होती है, तो दे आर मूविंग। तो ये रैंडमली मूव करते हैं एंड दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो जब ये रैंडमली मूव करते हैं, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ऐसे मुंह उठा के यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकराते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकरा रहे होते हैं, ठीक है। ये बात लिखी हुई है। कोलिजन्स आर इलास्टिक, ये वाली टर्म समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर अभी आगे पूरी डेरिवेशन बेस करेंगे। हमने ये माना हुआ है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब भी रैंडमली मूव करेंगे, तो रैंडमली मूव करते हुए जब वो टकराएंगे, चाहे वो आपस में टकराएं या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर टकराएं, या ऊपर पिस्टन से टकराएं, या बॉटम पे बेस से टकराएं, कहीं भी टकराते हैं, कोई भी कोलिजन है गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो वो कैसा है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ द थिंग्स रिमेन कंजर्व्ड। मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन of the system will be equal to total momentum after the collision of the system. Similarly, total kinetic energy of the system before collision is equal to total kinetic energy of the system after collision. ये बात हो गई। लास्ट पॉइंट आप अभी सिर्फ पढ़ लो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा इतना खास, क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरी हमने डेरिवेशन करनी है, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा अभी जब डेरिवेशन कर लेंगे। मान लो एक मॉलिक्यूल है, दौड़ा 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 गया, जाके वॉल से टकरा गया। जब वो वॉल से टकराएगा तो फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल पे। भाई तुम अगर भागते हुए किसी से टकराओगे तो फोर्स एक्सर्ट करोगे, जी सर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है, सही है। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू कोलिजन्स। सर ये क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इतना हिस्सा छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं और डेरिवेशन को शुरू करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, डेरिवेशन का ना एक एक पॉइंट बहुत गौर से सुनना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा एग्जामिनर जो है ना वो क्वेश्चंस पूछता है। मान लो मेरे पास यहां पर ना एक कोई क्यूब है। सर क्यूब क्या होता है? मेरा बेटा कोई भी ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कि जिसकी सारी डायमेंशंस एक बराबर होती हैं। क्या मतलब सर? मेरे बच्चे कोई भी जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं? सर एक्स वाई जेड, या लेंथ ब्रेथ और हाइट? जी सर यही होती हैं, यही 3 होती है ना भाई, यस। तो क्यूब मेरा बेटा कोई भी ऐसा आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कि जिसका लेंथ ब्रेथ और विड्थ ये तीनों एक बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लो इसकी लेंथ है, इसको भी मैंने ले लिया, या ये मान लो इसकी विड्थ है, कुछ भी मान लो जो तुम्हें अच्छा लगे मान लो। इसको मैंने मान लिया भाई साहब कि इसकी लेंथ भी कितनी है जनाबे वाला? एल के बराबर है, ठीक है। ये इसकी अगर विड्थ है तो ये भी कितनी है आपके पास? एल के बराबर है, ठीक है सर। ये अगर इसकी हाइट है तो मेरे बच्चे ये भी इसकी कितनी है भाई? एल के बराबर है। क्लियर है? मैंने क्या माना है? सुनो गौर से। एक मैंने क्यूब माना है, और क्यूब क्या है? कोई भी ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कि जिसकी तीनों डायमेंशंस एक बराबर हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसको लेंथ कह देते हैं तो ये ब्रेथ, ये हाइट हो जाएगा, कुछ भी कहे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है सर। और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कंटेनर में क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अच्छा, यहां पे मैं एक और चीज आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपके जहन में आ जाए। हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना मेरा बेटा, जहन में है ना ये बात। एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है सर। एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है सर। एक हमारे पास होता है जेड एक्सिस, ठीक है सर। ऐसे ही होता है, ठीक है। और यहां पे मेरे बच्चे एक यहां पे मेरे पास कोई वॉल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज द वॉल। ये एक वॉल है जिसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है सर। ये मैंने मार्क कर दिया वॉल को, ठीक है। इस वॉल को मैंने नाम दे दिया, लेट्स से दिस वॉल इज A1 वॉल। इस वॉल को मैंने नाम दे दिया कि ये हमारे पास कौन सी वॉल है? दिस इज A1 वॉल। इसके ऑपोजिट जो वॉल है दैट इज A2 वॉल। इसको मैंने A2 कह दिया। सर A1 A2 से क्या मुराद है? भाई मान लो ये एक क्यूब है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी हाइट है। इसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। करने क्या लगे हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ड्राइव करने लगे। बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बस चीजें पहले क्लियर कर लो अपनी। क्या क्या? 3 डायमेंशंस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस कमरे को इमेजिन कर लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है सर।
वॉल्स ऑफ द कंटेनर बताएं, मान लो सामने वाली दीवार को मैंने कह दिया A1, इस वाली को कह दिया मैंने A2, तो कितनी हो गई? 2, A1 और A2। तो देखो A1 और A2, ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लो मेरा बेटा यहां पे मेरे पास कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है सर। इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी होगी और वो क्या कर रहा होगा? रैंडमली मूव कर रहा होगा, ठीक है सर, रैंडमली मूव कर रहा होगा। अच्छा, एक मिनट, वो रैंडमली मूव कर रहा होगा। यहां कुछ चीजें मान लेते हैं। मान लो मेरा बेटा कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स है ना, वो कैपिटल N से शो कर रहा हूं। मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 1 खरब, कितने भी, तो मैंने मान लिया N मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सुनते चलना। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज स्मॉल m। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m है। एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m, तो 2 का कितना होगा? 2m, 3 का 3m, 4 का 4m, तो टोटल मास इसके अंदर कितना होगा? m मल्टीप्लाई बाय n। अबे एक मॉलिक्यूल का मास माना है स्मॉल m, 2 का 2m हो जाएगा मिला के, 3 का 3m हो जाएगा, सबका मिला के कितना हो जाएगा? m इंटू n। तो ठीक है सर। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये यकीनन क्या कर रहा होगा? ये मूव कर रहा होगा। आपने बोला ठीक है सर, बिल्कुल मूव कर रहा होगा, ऐसे ही है। अब मेरे बच्चे मान लेते हैं आसानी के लिए कि अभी ये सिर्फ x के अलोंग मूव कर रहा है। सर क्या ये लाजमी है कि x के अलोंग मूव कर रहा हूं? नहीं, कोई लाजमी नहीं है। फिर आपने क्यों माना? ताकि हम आसानी से थोड़ा सा आगे चले, बाद में मैं इस अजम्पशन को रिमूव कर दूंगा फ्रॉम द डेरिवेशन। सही है ना? आगे चलने के लिए ये माना कि भाई कहां पे मूव कर रहा है? x के अलोंग। लाजमी थोड़ी है, वो तो रैंडमली मूव कर रहा होगा। मतलब अगर एक पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, सुनना गौर से, ये हमारे पास है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसके पास x कंपोनेंट भी है, y भी है, z भी है, बिल्कुल यहां भी इसके पास होगा। हमने आसानी के लिए मान लिया कि ये वॉल A2 से शुरू करता है और A1 की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो A1 है, वहां पे जाके उसने टकराना है, और A2 यहां से शुरू करके ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, और इसके पास सिर्फ क्या है? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। कुछ चीजें और रिवाइज कर लें जरा, पुरानी। जी सर, करा दे रिवाइज। जब हमने वेक्टर्स की दुनिया पढ़ी थी तो हमने वेक्टर्स की दुनिया में पढ़ा था कि वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की अहमियत होती है। जी सर। और हमने ये माना था कि राइट डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन आपके लिए क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली अपवर्ड को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और वेलोसिटी एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ही है, वेलोसिटी एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, ये जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पार्टिकल है, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप बोलोगे इसके पास जो वेलोसिटी है वो प्लस vx होगी। हाँ या ना भाई? प्लस साइन ये शो कर रहा है कि आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, तो प्लस vx हो गया। ठीक है सर। अब ये पार्टिकल जब मूव करता हुआ जाएगा तो मस्त जाके A1 की ओर टकराएगा, कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन करेगा, ऐसे करेगा। और जब कोई पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो फोर्स लगती है, तो मॉलिक्यूल जब जाके दीवार पर टकराएगा तो फोर्स लगाएगा, ऐसा लगाएगा। अब देखते हैं। और कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक केस है, एक केस आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, वो भी मैं बताया। तो वो आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, आपने एक केस ये पढ़ा है मेरा बेटा कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट एक u वेलोसिटी से मूव करता हुआ जाए और एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से टकराए और कोलिजन कैसा हो? इलास्टिक हो, तो होगा क्या कि हैवी ऑब्जेक्ट की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पार्टिकल है ये रिबाउंड होगा और पलटेगा विद द सेम वेलोसिटी बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। आप इलास्टिक कोलिजन का लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें इसकी डेरिवेशन भी कराई थी। अगर नहीं देखा हुआ या नहीं याद तो मेरी बात मान लो कि मैं सही कह रहा हूँगा। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, फिर सुनो, कोई जल्दी नहीं, आराम से तसल्ली से। एक बहुत चुन्ना सा पार्टिकल अगर एक बहुत बड़े जाइंट साइज के पार्टिकल से आके टकराएगा तो होगा क्या? वो रिबाउंड करेगा, पलटेगा विद द सेम वेलोसिटी बट इन रिवर्स डायरेक्शन। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से आके टकराया तो 10 मीटर पर सेकंड से ही पलटकर वापस जाएगा।
सही है। ये इलास्टिक कोलिजन का एक केस था, व्हेन अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, रिबाउंड करता है, पलटता है विद द सेम वेलोसिटी बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये पुरानी कुछ बातें हो गई, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये कुछ वैसी बातें हमने याद करने के लिए आपको बताई थी, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बताएं जरा, अब देखो मेरे बच्चे, जब ये वाला जो आपका पार्टिकल है ये ऐसे A2 वॉल से मूव करता हुआ जाएगा और A1 को टकराएगा, तो क्या ये बहुत चुन्ना सा पार्टिकल है? जी सर, अभी पढ़ाया था आपने KTG के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और क्या ये जो वॉल है इसके मुकाबले में एक हैवी ऑब्जेक्ट है? यस सर। तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल जा रहा होगा, गौर से देखना, जब ये पार्टिकल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी प्लस Vx, फिर मान लो ये आपकी A1 वॉल है, ये आपकी A1 वॉल है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इससे टकरा करके जब ये पलटेगा वापस, जब ये पलटेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, माइनस का Vx। ये पार्टिकल आपका यहाँ से गया था A2 वॉल से, देखो ये ऐसे सामने से देख रहे हैं इसको, A2 वॉल A1 वॉल, A2 वॉल से A1 की तरफ गया, टकरा के पलटा, ऐसे हो गया, ठीक है सर। मतलब वेलोसिटी इसकी वही रही जो पहले थी, बस उसका डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गया, दोनों ठीक है सर। अगर मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूं जाते वक्त का और आते वक्त का, सर मोमेंटम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी बताते हैं। अगर मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं, सही है, मोमेंटम जाते वक्त का मोमेंटम, तो मैं कहूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें याद है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मोमेंटम अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है सर। तो भाई इस पार्टिकल का मास, क्योंकि मैंने एक पार्टिकल की बात की है तो उसका मास कितना हो गया, m हो गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई जनाब, प्लस Vx। अब बोलो ठीक है सर, प्लस mvx इसका जाते हुए मोमेंटम था। अगर वापसी के टाइम पे इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं, यानी कि फाइनल मोमेंटम, तो क्या बनेगा भाई, मास कितना है भाई, मास तो m ही रहेगा, टकराने से मास हमारा चेंज नहीं हुआ, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस का Vx। तो जनाब ये मिला के कितना बन गया, माइनस का mvx, कितना बना, माइनस का mvx। क्लियर हो गया, यानी कि जाते हुए पार्टिकल का मोमेंटम था प्लस mvx, आते हुए पार्टिकल का मोमेंटम है माइनस mvx। सर प्लस और माइनस साइन क्यों लगाया, इसलिए कि मेरा बेटा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जाते हुए राइट डायरेक्शन थी तो पॉजिटिव है, आते हुए लेफ्ट डायरेक्शन है तो नेगेटिव है। बोलो ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर मैं इस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, भाई जाहिर है पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल निकालना है ना, तो मतलब पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल निकालना है ना, तो पार्टिकल का मोमेंटम का चेंज निकाल लो। चेंज कैसे निकालते हो आप, P फाइनल माइनस का P इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, फाइनल कितना है, माइनस का mvx, माइनस ये माइनस फॉर्मूले का है, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, प्लस का mvx, गिरा प्लस का mvx, ठीक है, सिर्फ mvx लिख देते हैं, सही है सर। माइनस mvx कितना हो गया, ये माइनस का 2mvx, यानी कि दिस इज द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल या ऑफ द पार्टिकल। ये मोमेंटम आपके पार्टिकल का चेंज हुआ। अब सुनो, मोमेंटम चेंज क्यों होता है, रिवाइज करो, पहले तो ये क्लियर कर लो, ये क्या कैलकुलेट किया है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, किसका, मॉलिक्यूल का। ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ, ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ। सर मोमेंटम चेंज क्यों होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का? हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, हमने उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय टी। अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगती है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, पुरानी बात है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Force applied on an object will result in the change in momentum of that object. किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब इस पार्टिकल के ऊपर इसका मतलब फोर्स लगी होगी, तभी इसका मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। भाई इस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ ना, A2 से गया फिर पलट के वापस आया तो मोमेंटम चेंज हुआ, जाते हुए प्लस mvx था, आते हुए माइनस mvx है। भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर अगर किसी के ध्यान में आया भाई सर कहाँ चेंज हुआ, जाते हुए भी mvx है, आते हुए भी mvx है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर्स तब्दील हो जाते हैं, तो जाते हुए ऐसे था mvx, आते हुए ऐसे है mvx, तो मोमेंटम हैज बीन चेंज्ड, और चेंज इन मोमेंटम कितना है, माइनस का 2 mvx है।
मोमेंटम चेंज होता क्यों है, रिवाइज करो, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर टी टाइम में एक फोर्स एक्ट करती है तो वो डेल्टा पे मोमेंटम चेंज करने की सलाहियत रखती है। ठीक है सर, समझ में आती है बात की। इसका मतलब यह है कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगी होगी, यस सर, जिसने इसका मोमेंटम चेंज किया। यानी कि इसको इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि जिस बॉडी पे फोर्स लगेगी उसी का मोमेंटम क्या होगा भाई साहब, चेंज हो जाएगा। बेसिक बात, बुनियादी बात। ठीक है सर, सही। इसका मतलब यह हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल, फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, पार्टिकल नहीं लिख रहा यहाँ पे, मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ ताकि दो पी ना हो जाए ना। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल लिखूंगा तो तुम परेशान हो जाओगे, दो पी क्यों होगा, ठीक है, वरना मॉलिक्यूल और पार्टिकल एक ही बात है मेरे लिए, तो ये इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगी, इस पर फोर्स किसने लगाई, सवाल ये है, इस पर फोर्स किसने लगाई। अब सोचो, समझो गौर से, ये मॉलिक्यूल मस्त आया मस्त आया मस्त आया, आके इससे टकराया, न्यूटन का तीसरा लॉ याद करो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। क्या इस मॉलिक्यूल ने दीवार पे फोर्स लगाई, जी सर। क्या दीवार ने रिएक्शन में, जवाब में इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई होगी, यस सर। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के ऊपर किसकी फोर्स लगी, दीवार की। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज हुआ उसका सबब क्या है, रिएक्शन बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल, रिएक्शन बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। तो ये जो फोर्स ऑन द पार्टिकल है ये किसने लगाई है भाई, बाय द वॉल, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, सुनना गौर से, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर फोर्स ऑन द पार्टिकल लगी है, अगर फोर्स ऑन द पार्टिकल लगी है बाय द वॉल, तो इसका मतलब फोर्स ऑन द वॉल भी तो लगी होगी, बल्कि एक्शन तो था ही ये, फोर्स ऑन द वॉल बाय द मॉलिक्यूल या बाय द पार्टिकल, कुछ भी कह दो। मेरे बच्चे सुनो, समझो गौर से, ड्राइव करो। बहुत सारी जगहों पे मैंने अक्सर देखा इसकी डेरिवेशन के अंदर जबरदस्ती ये माइनस का 2mvx से माइनस उड़ा देते हैं और आगे डेरिवेशन कर देते हैं। गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। माइनस ऐसे कैसे जा रहा है, कहीं गायब कैसे हो रहा है, सुनो गौर से। और डायग्राम यही वाली बनेगी, डायग्राम यही वाली बनाते हैं अक्सर। अब इस डायग्राम में जाते हुए प्लस mvx है, आते हुए माइनस mvx है। जब चेंज निकालोगे तो चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो माइनस mvx है, माइनस इनिशियल mvx है, तो चेंज तो माइनस 2mvx आया। तो डेरिवेशन में आपने माइनस कैसे उड़ा दिया। अब वो समझो माइनस कैसे गायब होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जानकर जियो। तो फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वॉल आ गया, और सेम अमाउंट की फोर्स ऑन द वॉल बाय द पार्टिकल भी लगा होगा। बस फर्क क्या होगा कि दोनों के अंदर आपके पास एक माइनस साइन का फर्क होगा। क्या मतलब सर, अरे भैया एक्शन और रिएक्शन के बारे में हमें ये पता है ना कि जितना एक्शन का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, बस इनका डायरेक्शन क्या होता है, ओपोजिट होता है। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, तो हम ऐसे कह सकते हैं जो एक्शन वाली फोर्स है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन वाली फोर्स। बस यही तो, ऐसे तो पढ़ते थे न्यूटन का थर्ड लॉ। और हमें ये बात पता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को तो फॉलो करेंगे। तो फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम द फोर्स ऑन द वॉल। इतनी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, सुनना गौर से, ये वाली जो फोर्स है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। हाँ है ना, फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया, इसके मुकाबले में उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। और फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, ऐसे ही है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अब मेरे बच्चे डेल्टा पी का फॉर्मूला आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस का 2mvx अपॉन में क्या आ गया, टी आ गया, सही है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। यानी कि ये है वो फोर्स जो कि कौन अप्लाई कर रहा है, मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहा है, किसके ऊपर, वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर। फिर सुनो, फिर समझो, कोई जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल से चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। देखो भैया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकाला, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर वॉल ने फोर्स लगाई, क्योंकि फोर्स वो एजेंट है जो कि मोमेंटम चेंज करता है।
तो अगर वॉल ने मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई, इसका मतलब मॉलिक्यूल ने भी वॉल पे फोर्स लगाई होगी, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। भाई वॉल मॉलिक्यूल पे ऐसे फोर्स लगाएगा, मॉलिक्यूल वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हमने यही चीज माइनस साइन लगा दी कि माइनस साइन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल बाय द पार्टिकल। तो हम लेकर आ गए फोर्स बाय द मॉलिक्यूल इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी अपॉन टी। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया उठ के। ये है अब आपके पास। अब देखो इसी को एक और तरह से भी कहते हैं हम लोग, क्या कि जब मॉलिक्यूल ने जाके दीवार को टकराया तो उसने गोया मोमेंटम ट्रांसफर किया। क्या मतलब सर? अबे पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ? जी सर हुआ। तो इसका मतलब उसका मोमेंटम कहीं गया तभी तो चेंज हुआ। भाई मेरे पास 10 रुपए हैं, अब मेरे पास 2 रुपए रह गए, तो 8 रुपए कहीं गए तो मेरी जेब में पैसे चेंज हुए ना। समझ जाती है बात की? पार्टिकल गया, पहले इसका मोमेंटम प्लस mvx था, माइनस 2 mvx हो गया। तो गोया के मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब वो जो केटीजी में आखिरी पॉइंट लिख पाया था ना, वो पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो इतनी बात ध्यान में रखना कि दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, और जो फोर्स ऑन द पार्टिकल लग रही है, फोर्स ऑन द पार्टिकल लग रही है, वो ये वाली हो जाएगी। अगर फोर्स ऑन द पार्टिकल आपसे कोई पूछे, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय वॉल बता दो, तो भाई जो फोर्स अप्लाइड बाय वॉल होगी उसके अंदर आप बोलोगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय टी, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या है? माइनस का 2 mvx अपॉन टी। आप ये भी कह सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे कि यार चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल कितना है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल उतना ही होगा जितना इसका है, बस साइन ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कंजर्वेशन का लॉ है, एक्शन रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल जो है ना, वो कितना होगा? 2 mvx। ये भी माजी में एक बार एमसीक्यू पूछा गया कि जब वो टकराता है तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम तो ये चेंज हो रहा है, तो एज पर द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम प्रिंसिपल, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप न्यूटन के थर्ड लॉ से ड्राइव करते हो। आप देखना, मैंने डेरिवेशन कराई भी है इसकी, ठीक है, क्लास 11 के अंदर है। तो होता क्या है? होता यह है कि जितना मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है उतना ही वॉल का चेंज इन मोमेंटम है। क्यों सर? अबे जो मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है वो गया कहाँ? मतलब मोमेंटम तो कंजर्व है ना, तो मॉलिक्यूल ने अपना मोमेंटम वॉल को दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो जो जितना इसका चेंज है उतना ही उसका चेंज है। जैसे मेरे पास 8 रुपए हैं, 10 रुपए, मैंने 8 रुपए दिए, तो मेरे पास से वो 8 रुपए माइनस में हो जाएंगे, सामने वाले के पास वो 8 रुपए प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल। तो आप यहां से भी हमने वही काम किया। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय टाइम, ये हमारे काम की इक्वेशन है। इतने हिस्से को कॉपी कर लो, आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने पास जो है ना वो पता कर ली। क्या कि हमें ये पता चल गया फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल इज, ये हो गया हमारे पास 2 mvx डिवाइडेड बाय t। अब आप बोलोगे सर ये t क्या है? ये t से मुराद है वो टाइम के जिसके बाद कोलिजन अकर होता है, क्योंकि जब कोलिजन होगा तभी चेंज इन मोमेंटम होगा। भाई हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल निकाल रहे हैं, और प्रेशर कब होता है? जब कोलिजन होता है। जब मॉलिक्यूल जाके टकराएगा तभी तो फोर्स लगेगी, तभी तो प्रेशर आएगा। तो अब ये टी से क्या मुराद है? वो टाइम के जिसके बाद कोलिजन रिपीट होता है। अब देखो समझो, मॉलिक्यूल यहां से A2 वॉल से शुरू हुआ था, गया जाके टकरा गया। ठीक है, मान लो टाइम t = 0 पे वो टकरा गया ऐसे। वापस कब टकराएगा? अब जब वो टकराया तो टकरा के पलटा, पलट के वापस A2 पे गया। सर वहां टकराएगा? बिल्कुल टकराएगा, वो हमारा अभी फिलहाल कंसर्न नहीं है, हम इससे बात कर रहे हैं। यहां से पलटा, टकराने के बाद पलटा, पलट कर A2 वॉल पर गया, और वहां से वापस आके फिर टकराया। समझना गौर से, ये मॉलिक्यूल जब यहां से टकरा के पलटा तो मेरे बच्चे ऐसे गया A2 वॉल तक, फिर वहां से A2 वॉल पे भी टकराएगा, ऑब्वियसली टकराएगा। ठीक है, वहां से वापस आया और वापस आके फिर टकराया। तो गोया, गौर से सुनना, between two successive collisions, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम लगा वो आपने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये मान लो आपके पास कंटेनर का फ्रंट व्यू है, ये कंटेनर का फ्रंट व्यू है कि जिसके अंदर ये वाली साइड आपकी A1 है, ये वाली साइड आपकी A2 है। ये डिस्टेंस आपका कितना है भाई? L है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब L है। तो हो रहा क्या है, ये मॉलिक्यूल आपका एज इट इज होते यहाँ गया, यानी कि इसने L डिस्टेंस कवर किया, और फिर जनाबे वाला यहाँ से होते होते वापस आके इधर टकराया। ऐसे ही है भाई, एक कोलिजन हुआ मान लो एट टाइम t = 0, अगला कोलिजन वापस हुआ एट टाइम t सेकेंड्स। कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करने है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के दरमियान, पहले कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन तक में इसने टोटल डिस्टेंस 2L कवर किया।
कैसे? एक L यहां से A2 तक का, फिर एक L यहां से वापस A1 तक का, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2L। ऐसे ही है। और इसकी स्पीड तो हमें पता ही है कितनी है, Vx। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू V इंटू टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद अ फिक्स वेलोसिटी तो ये है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू V इंटू टी। हमें T कैलकुलेट करना है, T विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V, ऐसे ही बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? L, A2 तक आते हुए, फिर A2 से वापस A1 तक जाते हुए L, तो टोटल हो गया 2L। और इसकी स्पीड कितनी है? Vx है। तो ये है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अगर मैं यहां लाके पुट करूं तो फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल, ये बनता है हमारे पास जनाबे वाला 2mvx, और बटे में आपके पास क्या आ गया? 2L डिवाइडेड बाय Vx। सर Vx से Vx मर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मरेगा भाई। इसको जब आप पलटोगे तो ये बनता है 2mvx और मल्टीप्लीकेशन का साइन आया और इसको पलट दिया तो ये बनता है Vx डिवाइडेड बाय 2L। सही है सर? ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास? फॉर्मूला बन जाता है mvx स्क्वायर, ये Vx के ऊपर स्क्वायर है, अपॉन में आ गया L। ये है मेरा बेटा वो फोर्स जो कि एक मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहा है ऑन अ पर्टिकुलर वॉल ऑफ द कंटेनर। सही है? एक चीज जहन में रख लेना, यही फोर्स हर वॉल पे लग रही होगी, इतनी ही फोर्स। हमने एक वॉल को रेफरेंस लेके काम किया है, ठीक है। दूसरी चीज, ये हम जो क्यूब लेके डेरिवेशन कर रहे हैं, आप किसी और सरफेस को लेके भी डेरिवेशन कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। हमारे कोर्स में चूंकि क्यूब है, इसे करना सबसे आसान है, इसलिए हम इससे करते हैं। तो ये जो आपने कैलकुलेट की है, ये क्या है? दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय वन मॉलिक्यूल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस पूरे कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल था? नहीं सर, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे। तो इसका मतलब एक अकेला मॉलिक्यूल तो जाके टकरा नहीं रहा होगा, और भी होंगे जो टकरा रहे होंगे। यस सर। तो अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी हो, क्या करनी हो? नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल कैलकुलेट करनी हो, उसी वॉल की बात हो रही है, A1 वॉल की, नेट फोर्स ऑन वॉल। तो मैं बोलूंगा फोर्स अप्लाइड बाय, इसको कह देते हैं F1। F1 मतलब पहले मॉलिक्यूल की फोर्स, mvx स्क्वायर अपॉन L, फिर दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स, फिर तीसरे मॉलिक्यूल की फोर्स, ऐसे करते 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 क्या आएगा? Fn आएगा। फोर्स अप्लाइड बाय nth मॉलिक्यूल, मतलब n डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना जो जाके टकरा रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल टकराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो मुझे टोटल फोर्स निकालनी है जो उस पर लग रही है, तो ऐसे ही आएगी। ठीक है सर, ऐसे ही आएगी। चलो लिखो यहाँ पे वैल्यूज डालो जरा। ये आ जाएगा m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, और यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चे m v2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। आप बोलोगे सर ये v1 v2 v3 कैसे कर दिया आपने? अभी अभी सब समझाते, परेशान क्यों होते हो? देखो ये जो m है, ये m क्या चीज है? ये एक मॉलिक्यूल का मास है। तो आपने अगर कंटेनर में एक पर्टिकुलर गैस भरी हुई है तो उसके हर मॉलिक्यूल का मास तो एक बराबर होगा, मास तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई। अगर मेरे कंटेनर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मास है वही दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास होगा, वही तीसरे का होगा, वही चौथे का होगा। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कुछ और होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन भरी हुई है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मास तो आइडेंटिकल होगा। और मैंने कहीं ऐसा कहा नहीं था कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस वाली गैसेस भरी हुई है, एक ही गैस थी हमारे पास। तो m तो सब में देखो एक जैसा आएगा। और ये L क्यों आ रहा है? क्योंकि L सबके लिए, भाई ये तो कंटेनर की डायमेंशन है, वो तो सबके लिए L ही रहेगी। तो सर फिर यहां क्यों नहीं किया सबके लिए वेलोसिटी भी Vx मान लें? नहीं, हर एक की वेलोसिटी एक बराबर नहीं होती कंटेनर के अंदर। क्यों? गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, समझो जरा इस बात को। एक मान लो गैस मॉलिक्यूल यहां है, एक मान लो गैस मॉलिक्यूल यहां है। मान लो आपने इनको ऑब्जर्व किया टाइम t = 0 पे, और ये सारे रैंडम मूव कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ये जो आपका गैस मॉलिक्यूल है, 1 सेकेंड के अंदर क्या ये उतनी ही बार टकराएगा जितना ये वाला मॉलिक्यूल टकराएगा? कोई लाजमी थोड़ी है। हो सकता है ये ज्यादा टकराए वो कम टकराए, हो सकता है ये ज्यादा टकराए ये कम टकराए, हो सकता है ये टकराए ही ना ये ज्यादा टकरा ले। तो टकराने का क्या ताल्लुक है सर? देखो, जब कोई मॉलिक्यूल जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, दूसरा एनर्जी गेन करेगा। तो होता क्या है, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर,
तो गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटीज, हर एक की वेलोसिटी अलग अलग है, हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, हर एक की आपके पास कह लो कि जो एवरेज स्पीड होती है वो अलग अलग होती है जिससे वो मूव कर रहा होता है। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है विद इन अ कन्फाइंड कंटेनर दे आर मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटीज, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई कम टकराया हो, कोई ज्यादा टकराया हो, तो टकराने पे वो एनर्जी लूज करेगा, दूसरा एनर्जी गेन करेगा। तो ये इसलिए मैंने पहले वाले को कहा v1x v2x v3x vnx। ठीक है सर, समझ में आती है बात की? हाँ, ये माना हुआ है कि सारे के सारे मूव अभी कहां कर रहे हैं, x के अलॉन्ग कर रहे हैं, जो एक assumption में आगे जाके हटा दूंगा। तो अगर मैं यहां से क्या करता हूं, अगर मैं यहां से m/l को कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर करते करते अप टिल vnx का स्क्वायर। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास नेट फोर्स जो कि एग्जर्ट हो रही है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है प्रेशर कितना लगेगा उस वॉल के ऊपर। प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा ना मेरे बच्चे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। याद है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही फॉर्मूला है जी सर, यही फॉर्मूला है। अब देखो ये आपके पास वॉल है, समझना, ये आपके पास वॉल है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा दूं, या आपको मैं देखो समझो यहाँ पे ये मान लो मेरे बच्चे वॉल है, A2 वॉल, ये जिसके ऊपर मॉलिक्यूल जाके धाड़ 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 लग रहे हैं। तो इसका अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो, गौर से देखो, यहाँ से भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये साइड L के बराबर है, ये साइड भी L के बराबर है, देखो L L L L ऐसे ही है, ये साइड भी L है, ये साइड भी क्या है, L है। तो इसका जो एरिया बनेगा मेरे बच्चे वो कितना बनेगा, L स्क्वायर बनेगा। इस मतलब किसी भी वॉल का, ये क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की सारी डायमेंशंस एक बराबर है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो इस वॉल का एरिया भी L स्क्वायर, इसका भी एरिया L स्क्वायर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका एरिया L स्क्वायर होगा, क्योंकि L इंटू L विल बिकम L स्क्वायर। तो एरिया ऑफ योर वॉल विल बी L स्क्वायर। आपने बोला ठीक है सर। तो अगर आपने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो नेट फोर्स है ये किसकी नेट फोर्स आपने निकाली है, फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया यहां पे क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं यहां पे नेट फोर्स रख दूंगा तो मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा, जी सर मिल जाएगा। इसको मैं लिखता हूं ऐसे, 1/L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F नेट। सही, आपने बोला ठीक है, 1/L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F नेट। अब F नेट ये रहा आपके पास, आपने लिख दिया यहाँ पे लाके, M डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर करते करते vnx का स्क्वायर। ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया प्रेशर का एक इनिशियल शक्ल। L स्क्वायर को इस L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्यूब हो जाएगा, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर करते 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 vnx स्क्वायर। बोलो, ये मेरा बेटा हमारे पास प्रेशर की अभी एक शक्ल आई है, ठीक है। m डिवाइडेड बाय L क्यूब। m क्या है भाई, मास ऑफ द गैस पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। L क्या है, जो भी आपकी लेंथ ब्रेथ या डायमेंशन ऑफ द कंटेनर है, और ये क्या है, दिस इज द, ये इसको आप क्या पढ़ोगे, ये क्या है, पहले गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, x कंपोनेंट का, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर, तीसरे गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर, nth गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर। इतना ऐसा छाप लो, आगे चलते हैं। देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स की जो इक्वेशन है ना वो कुछ हद तक ड्राइव कर ली। P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय L क्यूब, ब्रैकेट में आ गया v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टिल vnx स्क्वायर। और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मेरा बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ जिससे हम कहते हैं NV। NV क्या है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब सर इस बात का, अभी समझाते हैं आपको। मेरा बेटा हमारे पास इस पूरे कंटेनर में मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V के बराबर है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आपने क्या कह दिया, NV, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मेरे बच्चे हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, तुम तो आगे चले जाओ,
पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, आप लोग पढ़ते हो ना कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी ये है कि कितने लोग पर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे हैं। पर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, मतलब मान लो हमारा प्यारा सा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपने 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एक सेगमेंट लिया। ये मान लो आपके पास 1 किलोमीटर, ये मान लो आपके पास 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको आप कहते हो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से मॉलिक्यूलर डेंसिटी डिफाइन कर दी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, L क्यूब। क्यों सर, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी L, ब्रेथ भी L और हाइट भी L। तो आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ से। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, हमें पता चल गया NV बराबर है N अपॉन L क्यूब के। अगर मैं L क्यूब को वहाँ ले जाऊँ और NV को नीचे ले आऊँ तो ये बनेगा L क्यूब विल बी इक्वल टू N डिवाइडेड बाय NV। आपने बोला जी सर ऐसे ही है, इसको ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं। सही मेरे बच्चे, अगर इसको लाकर हम यहाँ पुट करते हैं, ये बनता है P इज इक्वल टू, ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अपॉन में आ जाएगा N डिवाइडेड बाय NV, ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर अप टिल VNX स्क्वायर, ऐसे ही है सर। ये NV, N अपॉन NV जब ये पलटेगा तो मेरे बच्चे ये वाला जो NV है ये इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी P विल बी इक्वल टू MNV, ये चीज़ NV ऊपर चला गया, डिवीजन में क्या आ गया आपके पास N, और ब्रैकेट में आ गया V1x स्क्वायर प्लस का V2x स्क्वायर अप टिल VNX स्क्वायर, ऐसे ही है। ठीक है सर। अब ये n मेरा बेटा आप इसके नीचे लिखो या इसके नीचे एक ही बात है, क्यों सर, भाई आप बोलो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी, दिस इज द सेम एज a मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, क्या फ़र्क पड़ता है, अपॉन में भी यहाँ लिखो तो भी सही है, अपॉन में भी यहाँ लिखो तो भी सही है। तो इस n को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस जगह पे ये यहाँ लिख दिया। ठीक है सर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब सर क्या हुआ ज़रा मुझे बताइएगा, यहाँ पे आप ज़रा देखो गौर से। अगर आप गौर से देखो तो आपको ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब ये जो फ्रैक्शन के ऊपर है, आपको ये क्या नज़र आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है कंटेनर में, उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर करने के बाद सम है। सुनो गौर से, क्या आपको न्यूमरेटर में ये नज़र आ रहा है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के यहाँ पर, उन सब की वेलोसिटी का आपने स्क्वायर किया, V1x का स्क्वायर, V2x का स्क्वायर, V3x का स्क्वायर। तो गोया कि ये जो चीज़ लिखी हुई ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना, ये क्या है, ये आपके पास सम है किसका, स्क्वायर्स ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज का, ऐसे ही है, ऐसे ही सर। और ये क्या है, ये आपके पास है मेरा बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अब जरा यहाँ पे ना मैं आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। सर एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है जो आप हमें याद दिलाने वाले, अभी समझते हैं एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, एक नंबर है 5, इसका मुझे अरिथमेटिक मीन निकाल दें, एवरेज निकाल दें, कैसे निकाला करते थे, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, ऐसे ही करते थे। 5 में 4 को ऐड किया 9, 9 में 3 को ऐड किया 12, और 12/3 कितना आया, 4 आया। ये क्या आपके पास आया, एवरेज, अरिथमेटिक मीन। अब देखो एक और काम करता हूँ, मेरे पास यही 3 नंबर है, दोबारा से मैं आपको कह रहा हूं मुझे इनका स्क्वायर एवरेज निकाल के दो। क्या निकाल के दो, स्क्वायर एवरेज, स्क्वायर मीन निकाल के दो। क्या करोगे आप, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, और कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज में डिवाइड कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, मिला लोगे तो 41 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बन गया ये, 41 + 9 इज 50 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर आ रहा है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये
नॉर्मल एवरेज है, ऑर्डिनरी एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है। ये क्या है? स्क्वायर का एवरेज है। फर्क क्या है सर? फर्क ये है, यहां पर आपने ऑर्डिनरी वैल्यूज का एवरेज लिया, यहां पर आपने इन वैल्यूज का पहले स्क्वायर किया फिर एवरेज लिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू, ये कहलाएगा मीन वैल्यू। ये भी आपके पास एवरेज की एक शक्ल है, ये भी एवरेज की एक शक्ल है। आगे चलोगे आप पढ़ोगे बहुत सारे तरह के एवरेजेस होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन अलग होता है, हार्मोनिक मीन अलग होता है। आप में से जो मैथ्स वाले हैं वो तो इसी साल पढ़ेंगे अपने क्लास 11 के अंदर ही, ठीक है? ज़हन में रहेगी ये बात आप लोगों के। अब तो अब आप देखो यहां पे भी आपको एक तरह से देखो मीन स्क्वायर नजर आ रहा है या स्क्वायर वैल्यूज का एवरेज नजर आ रहा है। कैसे सर? ये क्या चीज है? पहले मॉलिक्यूल की एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे की, यानी कि आपने सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था उसे स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया और जमा कर लिया। तो टोटल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट स्क्वायर करके जमा हो गया, आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, फिर अपॉन में आ गया n। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कहलाता है मीन स्क्वायर वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगा ये? इसको ऐसे लिखते हैं, पढ़ेंगे कैसे? देखो जरा, इसको मैं पढ़ना भी बता रहा हूं आपको। यहां पे देखो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ज़हन में रहेगी अब ये बात? फिर सुन लो, देखो बच्चा जो है ना वो इसको कंफ्यूज करता है नॉर्मल एवरेज से या ऑर्डिनरी मीन से। ये ऑर्डिनरी मीन या नॉर्मल एवरेज नहीं है, जहन में रखना ये बात। बच्चे को लगता है कि ये हमारे पास नॉर्मल एवरेज है, ये नॉर्मल एवरेज नहीं है, ये ऑर्डिनरी मीन नहीं है, जहन में रखिएगा। ऑर्डिनरी मीन या अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? आप वैल्यूज को जमा करते हो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हो। यहां पे पहले सारी वैल्यूज का स्क्वायर किया गया, फिर जमा किया गया, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया गया। तो ये आपने क्या निकाला? मीन स्क्वायर एवरेज, मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज। तो आपने पहले वैल्यूज का स्क्वायर किया, जोड़ा और फिर मीन निकाला, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया, ठीक है सर। अब जरा इसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। ये देखो यार, MnV पे अगर थोड़ी बात कर ली जाए, अगर आप गौर से देखो, M से क्या मुराद है? मास एक मॉलिक्यूल का। देखो मास एक मॉलिक्यूल का, ये क्या है? NV क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा गौर से देखो, इसको अगर आप अरेंज करोगे मेरे बच्चे तो ये क्या बनेगा? M × N डिवाइडेड बाई V बनेगा। जी सर बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास यहां पर न्यूमरेटर में ये जो है, ये क्या मैं कह सकता हूं ये मेरे पास टोटल मास है गैस का? बोलो हाँ है ना? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास टोटल मास है। सर कैसे? भाई ये M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई एक मॉलिक्यूल का मास M है, 2 का कितना होगा? 2m, 3 का 3m, 4 का 4m। सिंपल। तो n मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा? nm या m × n, ठीक है सर। और ये क्या आ गया मेरे बच्चे आपके पास? वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया। तो टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं कह सकता हूं दिस इज द डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ये P है, ये रो है, P रो फॉर डेंसिटी। ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला, ये आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे सर? अब ये करेंगे मेरे बच्चे, हम लोगों ने शुरू में एक अजम्पशन ली थी, इतना हिस्सा छाप लो जल्दी से। हम लोगों ने शुरू में एक अजम्पशन ली थी, अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने अजम्पशन ये ली थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्या लाजमी है कि गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे? नहीं सर, लाजमी नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं गैस के मॉलिक्यूल्स इन एक्चुअल, इन रियलिटी रैंडमली मूव कर रहे होंगे? जी सर। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होगी उसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। यानी कि अगर मैं इन एक्चुअल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये जो पार्टिकल है ये तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। एक्स कंपोनेंट अलग होगा, वाई कंपोनेंट अलग होगा, जेड कंपोनेंट अलग होगा। यस सर, ऐसे ही होगा। तो जरा लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखूं कि जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी, गौर से सुनना, अगर मैं इस, अच्छा हमने अभी जो प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया ना वो भी यहाँ लिख देते हैं, P = रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, अब समझो गौर से आगे।
जो मॉलिक्यूल होगा इसके पास x कंपोनेंट की वेलोसिटी भी होगी, y वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी भी होगी और z वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी भी होगी। और वेक्टर को लिखने का तरीका यही होता है, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। क्या मतलब सर? भाई x जो वेलोसिटी है उसके पास x y z तीनों कंपोनेंट्स है ना, नजर आ रहा है आपको ये बात? देखो ये x कंपोनेंट है vx जो वहां नजर आ रहा है, जो हमने शुरू में माना था, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। ठीक है सर। अब अगर मुझे ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये सब बातें वेक्टर्स में पढ़ाई गई हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। वही फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे ही है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा बेटा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर प्लस का वी जेड स्क्वायर। यही बनेगी चीज़? यस सर, यही बनेगी। ठीक है सर, समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे क्या ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे या रैंडमली? सर रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, क्या सारे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं? जी सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस कंटेनर में रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी। भाई कोई मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, हर जगह पे मूव कर रहे होंगे। जी सर। जब इतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी तो इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास, गौर से सुनना, किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितना x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उतना ही y होगा, उतना ही क्या होगा? z होगा। क्या मतलब सर आपने ये कैसे बोल दिया? सुनो, समझो, गौर से समझो। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग वेरी रैंडमली, बहुत ज्यादा रैंडमनेस है। हर डायरेक्शन में आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल मूव करते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितना हिस्सा x का है उतना y का, उतना z का है, क्योंकि वो इतना रैंडमली मूव कर रहा है कि कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है। तो आप ये बोलने पर मजबूर हो कि रैंडमनेस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज सच दैट जितना x का उसका कंपोनेंट है उतना y का, उतना z का हो जाएगा। मतलब ठीक है सर, मतलब हर डायरेक्शन में या हर कोऑर्डिनेट के अलोंग उसके पास एक जितना कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैगा ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ द मोशन। तो बच्चे इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं बोलूंगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको मैंने लिखा वी एक्स स्क्वायर, फिर से लिखा मैंने वी एक्स स्क्वायर, फिर से लिखा मैंने वी एक्स स्क्वायर। क्यों सर? भाई वी वाई की जगह भी वी एक्स आया क्योंकि ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इक्वल, वी जेड की जगह भी वी एक्स आ गया। ठीक है सर। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जोड़ लेंगे तो क्या बनता है? 3vx स्क्वायर। ऐसे ही है सर। यानी कि आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं उठा के, आपने ये सीखा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर। ठीक है सर। अगर मैं यहां पे vx स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या आएगी? 1/3v स्क्वायर। ये क्या निकाला है आपने? ये आपने ये निकाल लिया कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल की, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल की x कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर मौजूद है तो आप उसका v स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके। मतलब मान लो पहला मॉलिक्यूल था गैस का पहला पार्टिकल था, पहला मॉलिक्यूल था v1x जिसकी वेलोसिटी थी x के अलोंग। अगर आपको v1x का स्क्वायर पता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको उसकी ओवरऑल वेलोसिटी का स्क्वायर मिल जाएगा। सही है। अभी हमने मीन स्क्वायर की बात की थी, समझ आती है? अब देखो यहीं से मैं यहां पे जाऊंगा, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आप कह सकते हो कि भाई जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला आप यहीं से निकाल लोगे। मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सर ये कैसे किया आपने? समझते, देखो समझते, देखो आहिस्ता आहिस्ता समझते, कोई जल्दी नहीं है। आपको भी वो स्टेप याद है? हमने क्या किया था? हमने कहा था v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर करते करते vnx का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n, यही किया था। इसको जब आपने किया था तो आपको क्या मिला था? मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x मिला था। जी सर मिला था। अब एक काम करो, इस वाली सुपरपोजिशन को यहाँ या इस वाली डेरिवेशन को यहाँ पुट कर दो लाके। v1x स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1/3 v1 का स्क्वायर। भाई यही है ना, vx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3v स्क्वायर। तो v1x स्क्वायर क्या बनेगा? 1/3 v1 का स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर की जगह पे क्या बनेगा? 1/3 v2 का स्क्वायर। फिर v3x स्क्वायर की जगह पे क्या बनेगा? 1/3 v3 x नहीं आएगा, ठीक है, v3 का स्क्वायर, x नहीं आएगा, ठीक है,
करते 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 वी एन एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 1/3 वी एन का स्क्वायर। देखो मेरे बच्चे एक बार ना फिर से समझ लेना कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है ना वो इतना टाइम में डेरिवेशन पे ले रहा होता हूँ, क्योंकि आगे जो आपको सवाल कराऊंगा वो डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन से ही बेस करता है। समझो, शुरू में मेरा बेटा हमने एक अजम्पशन ली थी, जिस अजम्पशन को आखिर में ख़त्म करना ज़रूरी था। अजम्पशन ये था, आपने ये माना था कि गैस के मॉलिक्यूल सारे के सारे एक्स के अलोंग मूव करते हुए जा रहे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये किया मेरे बच्चे कि आप इसको एक्चुअल में लेकर आए। आपने बोला कि जो वेलोसिटी होगी इसके पास एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, सही। फिर आपने बोला कि जो वेलोसिटी होगी गैस के मॉलिक्यूल की ओवरऑल, उसे आपने कहा वी, जिसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट है। फिर आपने कहा वी का स्क्वायर बराबर है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के। फिर आपने कहा कि गैस का मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो इतना ज़्यादा रैंडम है, इतना ज़्यादा रैंडम है कि आप बोलते हो जितना कंपोनेंट एक्स का है उतना वाई का है उतना क्या है जेड का है। आपने यहाँ से निकाला वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 VX स्क्वायर। ये क्या है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की ओवरऑल वेलोसिटी का स्क्वायर उसी गैस मॉलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया। फिर आपने यहां पे पुट करने के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालनी है। तो आपने बोला ठीक है। अब यहां से ये कैसे आया वो मैं बता रहा हूं। मैंने बोला ये स्टेप याद है आपको, जहां से हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्सिस निकाली थी। इसमें v1 एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आ गया। अब ये क्या है 1/3। ये क्या था, पहले मॉलिक्यूल की एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये क्या है, पहले मॉलिक्यूल की ओवरऑल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये क्या था, दूसरे मॉलिक्यूल की एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। ये क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल की ओवरऑल वेलोसिटी का स्क्वायर। इन सब में देखो मेरा बेटा 1/3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है सर, निकाल लो 1/3 बाय, निकाल लिया। क्या बना भाई, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, अप टिल nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया n। अब देखो आपने क्या किया, अब गौर से देखो आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप, ये सब क्या करा आपने, ये देखो ये सब आपने क्या किया, ये क्या किया आपने, ये आपने क्या किया, ये आपने सारी के सारे जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, तो ओवरऑल वेलोसिटी इसका स्क्वायर करके जोड़ा है। पहले गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, सबके गैस मॉलिक्यूल की सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर किया, जोड़ा, n से डिवाइड कर दिया। तो क्या मिलेगा आपको यहां से 1/3 तो एज इट इज आ गया ये, और क्या हो गया ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या पता चला, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस बराबर है 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये एक कंपोनेंट था वेलोसिटी का जिसका मीन स्क्वायर निकाला था, ये ओवरऑल वेलोसिटी का आपने अब निकाल लिया मीन स्क्वायर। तो जहां पे ये लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख सकते हो। तो दिस इक्वेशन विल बिकम P इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज द इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर exerted by gas molecules on the wall of the container। रो क्या है, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी, टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मेरे अल्फाज को एज इट इज नोट करना, इसके रिलेटेड में सवालात दिखाऊंगा आपको। ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आता है। चलो आगे देखते हैं मेरा बेटा। अब ये जो आपके पास है ना, ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इसकी अगर आपसे यूनिट पूछी जाए तो उसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों सर, भाई यहाँ से देखो ना, ये ड्राइव कहाँ से हुआ, यहाँ से ड्राइव हुआ, इधर से हुआ है। तो गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या आपने यहाँ पे उसकी वेलोसिटी रखी या उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर करके रखा है, स्क्वायर करके रखा है, तो इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इन सबकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। और डायमेंशन का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो यूनिट में यूनिट जुड़ती है तो यूनिट वही रहती है, तो इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से निकाल लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि इसकी, बच्चों को लग रहा होता है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी नहीं है, चेक भी कर सकते हो आप। देखो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड, ऐसे ही है सर। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है सर। आगे चलें, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट अभी मैंने बताया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। अब देखो इधर,
ये आपने 2 मीटर से 2 मीटर मार दिए, ठीक है सर। क्या बनाइए, किलोग्राम पर मीटर और सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, बिल्कुल यही बन गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इसको प्रेशर वाली यूनिट में कन्वर्ट करना है। मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, मेरी मर्जी ना, कर सकते हैं भैया। अभी समझ लो ये वाला मीटर खत्म हो गया और यहाँ से 2 मीटर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है, मैंने मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये जो नीचे वाला मीटर है ये इस वाले मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अपॉन में आ गया मीटर स्क्वायर। कैसे भाई, मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 मीटर ऊपर आ गया, 1 मीटर पहले मीटर से मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये क्या है, ये न्यूटन है भाई, फोर्स की यूनिट है ना। F इज इक्वल टू ma, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन, तो क्या हो गया न्यूटन, अपॉन में क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो देखो प्रेशर की यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कब आएगी, जब आप इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के चल रहे होगे। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, मजा आया होगा आपको। छाप लो जल्दी से और इतने हिस्से को कॉपी कर लो। अब मैं आपको इसका सवाल कराता हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको रूट मीन, स्क्वायर, स्पीड, RMS इनसे रिलेटेड कोई बात बताई ही नहीं है अभी तक, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि इन अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। अब देखो हमारे पास जो डेरिवेशन है ना, ये किस लिए अहम है और क्यों हमें ये पता होना चाहिए। तो कहते हैं इन अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड 5 × 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ वॉल विद एन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे कहता है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 300 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड भी दे दी उसने, कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, ठीक है, मतलब ऑन द वॉल। अब बाय द मॉलिक्यूल यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैंने बोला आप सवाल करो, खुद ही बता रहा हूँ। वॉल के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, बाय द मॉलिक्यूल होगी, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, आपको मास ऑफ 1 ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी दे दिया। ये अगर नहीं भी देता तो हम खुद निकाल लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से, लेकिन चलो इसकी मेहरबानी किस तरह दे दिया। मास ऑफ 1 ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 4.65 पावर -26 किलोग्राम। ठीक है सर, समझ में आती है। अब आपको बोल रहा है फोर्स कैलकुलेट करो। भाई साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स अप्लाइड बाय 1 मॉलिक्यूल क्या था, डेल्टा P अपॉन T, और आपने जो डेल्टा P कैलकुलेट किया था वो क्या था, 2mvx डिवाइडेड बाई T। याद भी दिला देता हूँ, एक मॉलिक्यूल हुआ करता था यहाँ पे मेरे बच्चे, वो ऐसे जाता था vx स्पीड से, यहाँ पर एक वॉल थी, वॉल से टकराया करता था और टकरा के पलटता था vx स्पीड से। याद आ रहा है। अब मान लो v स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से टकरा के पलट रहा है, ठीक है सर, सही हो गया। फिर हमने इसका चेंज इन मोमेंटम निकाला था, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, वो हमारे पास आया था चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है, वरना सवाल तो डायरेक्ट वहाँ से हो जाएगा। ऑफ द मॉलिक्यूल वो कितना आया था मेरे पास, फाइनल मोमेंटम कितना है इसका, माइनस का mvx, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, प्लस का mvx। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, माइनस का 2mvx। ये था चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल निकालना है तो इसी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, सही है ना। अगर ये एक्शन मान लिया तो इसका रिएक्शन भी होगा। अगर मोमेंटम का मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है वॉल के फोर्स लगाने से, तो वॉल का मोमेंटम चेंज हुआ होगा मॉलिक्यूल के फोर्स लगाने से। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2mvx बन जाएगा। और आपसे यही तो बोल रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो जब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल होगी तो जहन में रखो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी किसका होगा, वॉल का आएगा। भाई क्यों सर, अबे जिस पर फोर्स लगती है उसी का मोमेंटम चेंज होता है। जब वॉल मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज, मॉलिक्यूल वॉल पे फोर्स लगा रही है तो वॉल का मोमेंटम चेंज। ठीक है सर, समझ में आता है, मतलब मोमेंटम उसने ट्रांसफर कर दिया आगे वॉल को, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर दी। अच्छा, अब क्या करना है भाई, ये तो हो गई हमारे पास एक मॉलिक्यूल की फोर्स। ऐसे भाई ये m क्या चीज़ है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो अगर आपने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का निकालना है तो भाई इसको n से मल्टीप्लाई कर दें। भाई एक मॉलिक्यूल ये ताकत लगा रहा है, n से मल्टीप्लाई कर देगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की फोर्स आ जाएगी। बस अब कुछ नहीं करना, तुमने उठा के सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है, सब हमें पता है। देखो भाई 2, एक मॉलिक्यूल का मास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4.65 × 10⁻26। ये जो वेलोसिटी है ये कितनी दी हुई है आपको, स्पीड कितनी दी हुई है, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, 300 दी हुई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n कितना हो गया मेरे बच्चे आपके पास, यहाँ पे n आपके पास ये रहा 5 × 10⁻⁻⁴,
23 हो गया। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। आगे आपके पास आ गया, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर तकरीबन 14 न्यूटन आ रहा होगा। यानी कि मॉलिक्यूल जाकर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है? 14 न्यूटन की। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट अच्छे डिटेल से पढ़ा। अगले लेक्चर में इसी प्रेशर वाली इक्वेशन से मैं अपनी कहानी का आगाज करूंगा। P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी से आगे लेकर चलेंगे और आरएमएस का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। वी आरएमएस के फॉर्मूले देखेंगे, 3kT/m, 3RT/M और 3P/ρ वाला रूट के अंदर, जो आपको इसके थंबनेल में भी नजर आ रहा है। फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली या नहीं मिली।